ए बी फर्म के पास सप्लाईज भी अपनी होंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्टिकली मर्जर किया। वर्टिकुलर मर्जर का मतलब है जब आप अपने सप्लायर या अपने मैन्युफैक्चरर के साथ, यानी जिसको आप सप्लाईज कर रहे हैं उसके साथ मर्ज करें, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मर्जर। इसी तरह थर्ड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर क्या है जी? कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर में हमारे पास एक है फर्म ए, एक है फर्म बी। फर्म ए का जो सेक्टर ऑफ वर्किंग है दैट इज सी, फर्म बी का भी सेक्टर ऑफ वर्किंग दैट इज डी। यानी कि हमने यहाँ ये बात की कि ए का सेक्टर बी के सेक्टर से डिफरेंट है, और फिर ये अगर दोनों फर्म मर्ज करती हैं आपस में, फिर ये फर्म अगर दोनों मर्ज करती हैं आपस में, तो रिजल्टेंट जनरेट होता है ए बी फर्म का। ए बी फर्म बेसिकली एक ऐसी फर्म है जो दो डिफरेंट सेक्टर्स को आपस में मर्ज करके बनाई गई है। इसको हम बेसिकली कहते हैं, ऐसा मर्जर जिसमें दो डिफरेंट सेक्टर की फर्म्स आपस में मर्ज हो जाएं उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मर्जर। वन इज हॉरिजॉन्टल, the first one is horizontal, this one. Second one is vertical, and third one is conglomerate. Horizontal merger same line, यानी आप अपने peers के साथ मर्ज हो जाते हैं। वर्टिकल में आप अपने सप्लायर्स या आप अपने मैन्युफैक्चरर के साथ मर्ज हो जाते हैं, और कॉन्ग्लोमरेट में आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज को आपस में मर्ज कर लेते हैं। तो ये तीन तरह के मर्जर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेंडर ऑफर प्राइस। दिस इज वेरी मच रेलिवेंट, जो हमने स्टार्ट में टॉपिक पढ़ा था अभी कंसोलिडेशन का। हमारे पास एक फर्म है जी ए, ठीक है जी, एक और फर्म है बी। बी अपने आप को बेचना चाहती है और ए अपने आप को, और ए उसको खरीदना चाहता है। ए इस फर्म को खरीदना चाहता है। अब जब ये खरीदेगा तो इसके लिए जरूरी है कि ये बी फर्म के एटलीस्ट 50% शेयर एक्वायर करे। और ये जो 50% शेयर इसने एक्वायर करने हैं, ये इसको मैक्सिमम 20 डेज में सेटल करने हैं। सेटल करने का मतलब है इनका प्रीमियम, शेयर प्राइस, सब कुछ पे करना है। ठीक है, अगर तो ये सारे काम कर लेता है दैट इज वेरी गुड, यानी कि ए एक्वायर कर लेगा बी को, मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल कर लेगा। लेकिन अगर 20 दिन में ये काम नहीं होता, तब बात आएगी जी माइनॉरिटी होल्डर्स की। माइनॉरिटी होल्डर्स का क्या मुराद है कि ये 50% शेयर ए ने एक्वायर करने हैं, लेकिन इसके अलावा रेस्ट 50% आर स्टिल देयर। अगर ए बी को एक्वायर कर लेता है, 50% शेयर हासिल कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं करता तो फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी जो जो ये दिस 50%, ये 50% उसका कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस फ्रीज इन हो गई है। ठीक है, जहां आपका कंट्रोल ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएगा। जो भी मैंने आपको दिखाया कि पेरेंट फर्म ने सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया था और पेरेंट फर्म सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही थी। अगर पेरेंट फर्म सब्सिडरी को कंट्रोल करती है, 50% से ज्यादा शेयर्स या 50% एक्वायर कर लेती है, कंट्रोल हासिल और सेटल कर देती है अमाउंट, तो इसका मतलब है कि ए फर्म यानी पेरेंट फर्म बी का कंट्रोल ले गई। लेकिन अगर वो 20 डेज के अंदर नहीं परफॉर्म करते, सेटलमेंट नहीं होती, तो रेस्ट ऑफ द शेयर दोज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ए, वो उसका कंट्रोल ले लेंगे फर्म का, जो फर्म इस वक्त बिकना चाह रही है। जो फर्म बिकना चाह रही है बेसिकली वो अपना सबसे पहले टेंडर ऑफर करती है। मैं बिकना चाहती हूँ, मेरी ये ऑफर है, कोई इस पे बिड करना चाहता है तो मुझे बता दे। ए बिड करता है, 50% शेयर कंट्रोल कर लेता है, सारे बिडर हट जाएंगे। लेकिन ए कंट्रोल हासिल करने के लिए ऑफर करता है, 50% शेयर का कंट्रोल हासिल नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, टेंडर सेटल नहीं करता, तो कोई और कंपेटिटर भी आ सकता है, क्योंकि टेंडर है, सबके लिए ओपन है। जो भी कंपेटिटर आएगा उसको मजीद 10 वर्किंग डेज दिए जाएंगे। इस तरह ये 20 डेज और ये 10 डेज दोनों मिला के 30 डेज बनते हैं। और ये 30 डेज उस सूरत में होंगे जब ए फर्म जो टेंडर में बिड कर रही है वो अपनी ऑफर कंप्लीट ना कर सके, तो कोई और सी फर्म उसके अंदर आके मजीद अपनी ऑफर प्लेस करके सेटल कर सकती है, और उसको 10 दिन दिए जाएंगे। सो अगर ए और सी लेट्स सपोज दोनों ही अपनी सेटलमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती, तो इस सूरत हाल में हम ये कहेंगे कि एंड ऑफ द डे फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी वो पोर्शन ऑफ बी जो कि अपने आप को सेल नहीं कर रहा, वो कंपनी को
की मैनेजमेंट का कंट्रोल हासिल कर लेगा, उसको हम कहेंगे दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये सारा काम जो ए बी को परचेज करता है ये कैसे परफॉर्म होता है। इसको हम कहते हैं बेसिकली एक्विजिशन व्हीकल। व्हीकल का मतलब सारों को पता है, जिसमें व्हील्स होते हैं और आप उसमें मूव कर सकते हैं। सो एक्विजिशन व्हीकल बेसिकली दो तरह के हैं, ठीक है जी, कि हमने ये काम परफॉर्म कैसे करना है। एक्विजिशन व्हीकल दो तरह के हैं, एक को हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड व्हीकल और एक को हम कहेंगे रिवर्स व्हीकल। ये जी फॉरवर्ड ट्रायंगुलर मर्जर और रिवर्स ट्रायंगुलर मर्जर, दो तरह के तरीके हैं इसके, ठीक है। अब हमने ये तरीकाकार करना कैसे है। अभी जब हमने पहली एग्जांपल की थी कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन की एग्जांपल के अंदर हमने सिर्फ बैलेंस शीट की ही बात की थी। हम यहाँ भी बैलेंस शीट की ही बात करेंगे कि हमने कैसे ये काम करना है। सबसे पहला काम, कंसीडरेशन इज लिमिटेड टू द पेरेंट कंपनी स्टॉक। बात यह है जिसने परचेज करना है वो अपने स्टॉक्स के थ्रू परचेज करेगा, क्योंकि दोनों फर्म्स बेसिकली कॉर्पोरेट फर्म्स हैं। फेयर मार्केट वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी। ग्रॉस एसेट का कम से कम 90% जो है फेयर मार्केट वैल्यू पे लिया जाएगा। ये एक दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ड्यू डिलिजेंस कहते हैं हम इसको, ये अभी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस का क्या मतलब है कि हम फर्दर आगे जाके इसको एलेबरेट करेंगे कि जो बंदा या जो इंस्टीट्यूशन इस सारी ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइज करता है वो जिम्मेदार होता है कि रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की यहीं, तो हम कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द मेन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इन, सो if in case of merger between banks or financial institutions, जो transaction supervise होगी that will be supervised by state bank। so third party basically उसमें सारी requirements को देखती है, या institution सारी requirements को देखता है जो कि liable होता है इन चीजों को देखने का। अच्छा जी, अब हम अपना फॉरवर्ड व्हीकल स्टार्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड व्हीकल कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले एक फर्म होगी पेरेंट। पेरेंट फर्म ने बेसिकली एक फर्म है और जिसको हम कहते हैं टारगेट फर्म। टारगेट फर्म से क्या मुराद है, जो फर्म जिसको हमने एक्वायर करना है, ठीक है। सो पेरेंट फर्म सबसे पहले क्या करेगी, पेरेंट फर्म अपनी एक सब्सिडरी बनाएगी। सब्सिडरी बनाएगी, ये सब्सिडरी आ गई हमारे पास। पेरेंट फर्म ने एक सब्सिडरी बनाई और सब्सिडरी में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहला काम क्या करेगी पेरेंट फर्म उस सब्सिडरी को बनाने के लिए, पेरेंट्स फर्म के पास करंटली 500 के एसेट्स हैं, उसके पास 200 की लाइबिलिटी और 300 के कॉमन स्टॉक। ये पेरेंट फर्म है एक्चुअली, ये ऊपर भी देख लें तो यही पेरेंट फर्म। पेरेंट फर्म ने सब्सिडरी बनाई, सब्सिडरी में वो शेयर्स ट्रांसफर करेगी 100। एज पर दिस एग्जांपल उसने न्यू पेरेंट्स को डेबिट किया, न्यू कॉमन स्टॉक पर सब्सिडरी को क्रेडिट किया। 100 से ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई, आपकी पेरेंट की भी बैलेंस शीट बैलेंस है, सब्सिडरी की भी। सवाल ये है कि सिर्फ 100 ही पे स्टॉक क्यों ट्रांसफर किए गए। 100 कॉमन स्टॉक इसलिए ट्रांसफर किए गए क्योंकि जिस फर्म को हमने एक्वायर करना है उसके भी सिर्फ 100 ही कॉमन स्टॉक्स हैं। सो जितने कॉमन स्टॉक्स आपने सब्सिडरी में ट्रांसफर करने हैं दोज शुड बी इक्वल टू द कॉमन स्टॉक्स ऑफ टारगेट फर्म। जब हम सब्सिडरी बना लेंगे फॉरवर्ड व्हीकल में, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि सब्सिडरी के अंदर टारगेट के एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, टारगेट की लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे और टारगेट के कॉमन स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे। हमने बेसिकली टारगेट फर्म के अंदर जितने उसके एसेट्स है उनको भी एंगेज कर लिया, जितने उसके लायबिलिटी थी उसको भी एंगेज कर लिया, और जो उसके कॉमन स्टॉक्स थे, यानी जो कॉमन स्टॉक मतलब जो ऑनर ऑफ द फर्म से उसके भी तमाम स्टॉक्स को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। जब हम ये काम परफॉर्म कर लेंगे, ये देखें ये सारी चीजें यहाँ टारगेट से सब्सिडरी में आई। जब ये सब्सिडरी में आ जाएंगी, कॉमन सब्सिडरी में हमारे पास टारगेट की के एसेट्स आ गए, उसकी लाइबिलिटीज आ गई और उसके कॉमन स्टॉक्स आ गए। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो हम टारगेट के कॉमन स्टॉक को एक्सचेंज कर देंगे या कैंसिल कर देंगे पेरेंट के कॉमन स्टॉक से। पेरेंट के कॉमन स्टॉक से जैसे ही हम उसको कैंसिल करेंगे हमारी एक्चुअल सब्सिडरी जनरेट होगी, जिसके अंदर अगर आप देखें
ये जब ये स्टॉक आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो टारगेट के एसेट आ जाएंगे, उसमें टारगेट की लायबिलिटी आ जाएगी और सब्सिडरी के कॉमन स्टॉक रह जाएंगे, सिर्फ वो सब्सिडरी के कॉमन स्टॉक जो कि पेरेंट सारे के सारे ओन करता है। इस तरह हमारी सब्सिडरी के थ्रू हम सब्सिडरी के थ्रू टारगेट फर्म को एक्वायर कर लेंगे और लेटर ऑन जो हमने स्टार्ट में टॉपिक कंसोलिडेशन पढ़ा था हम इसको कंसोलिडेट कर देंगे पेरेंट के साथ। ये है इसकी डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एक्वायरर के शेयर होल्डर हैं, ये एक्वायरर फर्म है, इसने सब्सिडरी जनरेट की। जब ये सब्सिडरी जनरेट करेगा तो ये टारगेट को एक्वायर करने के लिए जाएगा। टारगेट के शेयर होल्डर इस टारगेट फर्म में मौजूद हैं और फाइनली इनको सारों को ट्रांसफर कर लेगा सब्सिडरी के अंदर और आखिर में कैंसिल कर देगा। अब इस एरो को अगर आप गौर से देखें और थोड़ा सा याद करें तो ये एरो बेसिकली एक्वायरी सब्सिडरी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये फॉरवर्ड ट्राइएंगुलर मर्जर व्हीकल है जिसमें आप टारगेट को बेसिकली सब्सिडरी के थ्रू एक्वायर कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे टारगेट की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, टारगेट खत्म हो जाएगा, टारगेट की फर्म बेसिकली आपकी सब्सिडरी बन जाएगी, जो भी सब्सिडरी का आप नाम देंगे तो वो उस सब्सिडरी में मूव करेगी। अच्छा, जैसे ही हम ये काम कर लें तो हमारा एक्विजिशन व्हीकल कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा फॉरवर्ड एक्विजिशन व्हीकल। हम फॉरवर्ड के बाद रिवर्स एक्विजिशन व्हीकल भी कर सकते हैं। रिवर्स एक्विजिशन व्हीकल भी सेम प्रोसीजर है। स्टार्ट में पेरेंट सब्सिडरी बनाएगी और इस सब्सिडरी के अंदर स्टॉक्स को ट्रांसफर करेगी। कितने स्टॉक्स ट्रांसफर करेगी? सब्सिडरी बनाने के बाद उतने कॉमन स्टॉक ट्रांसफर किए जाएंगे जितने उस फर्म के इक्वल हो जिसको हमने एक्वायर करना है या जिसको हमने टारगेट पे लिया हुआ है। जब हम अपनी सब्सिडरी बना लेंगे, अब क्योंकि ये डिफरेंट मेथड है तो पहले हम टारगेट की सारी चीजें ट्रांसफर करते थे सब्सिडरी में, लेकिन अब हम ट्रांसफर करेंगे सब्सिडरी के कॉमन स्टॉक्स भी और पेरेंट स्टॉक्स भी टारगेट के अंदर। ये टारगेट फर्म है जिसके पास 400 के एसेट्स हैं, 300 की लायबिलिटी है, 100 इसके कॉमन शेयर्स हैं। इसके अंदर हमने सब्सिडरी के न्यू पेरेंट शेयर्स को ट्रांसफर किया, इसके अंदर हमने ट्रांसफर किया सब्सिडरी के कॉमन स्टॉक को। तो अब बैलेंस शीट हमारी 400 की जगह दोनों साइडों पे 500 होगी। इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो बेसिकली जब हम सारा कुछ सब्सिडरी से टारगेट की ट्रस्ट ट्रांसफर कर देंगे, वी डू नॉट नीड सब्सिडरी एनी मोर। तो एंड ऑफ द डे अब टारगेट डाइल्यूट नहीं होगी, सब्सिडरी डाइल्यूट होगी। जब आप सारा कुछ सब्सिडरी में ड्रॉप कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास कुछ इस किस्म की सिचुएशन जनरेट होगी। ठीक है, सिचुएशन में क्या होगा कि एंड ऑफ द डे टारगेट फर्म आपके पास मौजूद रहेगी। टारगेट फर्म के अंदर आपके पास एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी और न्यू पेरेंट होंगे और टारगेट के शेयर होंगे। टारगेट के शेयर को हम न्यू पेरेंट के साथ कैंसिल कर देंगे और ये हमारे पास एंड ऑफ द डे टारगेट फर्म बन जनरेट होगी जिसमें एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, लेकिन कॉमन स्टॉक सिर्फ सब्सिडरी के मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं रिवर्स। और रिवर्स की अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो एरो है ये वाला, ये टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, सब्सिडरी की तरफ मूव नहीं कर रहा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्विजिशन व्हीकल्स। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करते हैं।